एक मल्टी मिलियनियर मेरे पास आए थे कपल, बोथ ऑफ देम वर इन डिप्रेशन, उनकी बेटी उनके साथ थे एंड ऑल ऑफ थ्री वर क्राइंग। एंजाइटी नंबर भी बढ़ चुका है और दूसरा रिकग्निशन भी हो रही है और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टिग्मा कम हो रहा है। जब आप पेशेंट्स को देखते हैं तो कॉमन क्या चीजें लग रही है, किस टाइप के डिसऑर्डर्स? ये बाई डायरेक्शनल है। ओके, ये बाई डायरेक्शनल है। सबस्टेंस अब्यूज कैन लीड टू मेंटल इलनेस और मेंटल इलनेस समटाइम्स कैन लीड टू ड्रग अब्यूज। क्या क्या साइंस ऐसे हैं जो अगर किसी भी इंसान में हमें दिखे तो हमें उनको तुरंत ही एक साइकियाट्रिस्ट या एक मेडिकल एक्सपर्ट हेल्प, आई नीड हेल्प, प्लीज हेल्प मी, या लाइक ये ग्रेटिफिकेशन कल्चर काइंड ऑफ अब है। उसके पास 10,000 लाइक्स है, मुझे 20,000 लाइक्स होनी चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा। अपने आप को आइडेंटिफाई मत करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो आप जिसके साथ compete नहीं कर सकते हो, या कम कमेंट्स आए। And that became reason for depression. That became reason from Seriously. stress, that led to distress and that led to depression. कि अब रिसर्च हुई है कि it can damage the brain अगर excessive यूज करेंगे हम, इनका attention span कम हो जाता है and that might be the one of the reason for attention deficit hyperactivity disorder in children. इंसान मानने के लिए नहीं तैयार है कि मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, इसको जी ट्यूबरकुलोसिस है, इसको जी लेप्रेसी है, उनको अलग रखते थे। जो स्पिरिचुअलिटी डज इट एनीवे कम्प्लीमेंट जो ट्रीटमेंट है उसको कम्प्लीमेंट करते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इलनेस है, रिलीजियस स्कॉलर्स के पास चले जाते हैं, चाहे विद इन एनी रिलीजन। जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो भेजते हैं हमारे पास वापस, और अगर हमारे पेशेंट कभी बोलते हैं कि हमें भी जाना है तो हम उनको रोकते नहीं। 4 सेकंड अंदर लेनी है, 4 सेकंड रोकना है, 4 सेकंड एक्सेल करना। हाँ, बट फीमेल्स भी अब आ रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट। अ पर्सन इज हाईली एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड, ही विल डेफिनेटली हैव सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। पहले तो ये क्यूरियोसिटी बनती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सेशन बनता है, फिर ये एडिक्शन बन जाती है। पहले तो मतलब मेल्स में ज़्यादा था, अब मुझे लग रहा है फीमेल्स में ही बढ़ रहा है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स हम देख रहे हैं या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर फीमेल्स में ज़्यादा आ रहे हैं। पेरेंट्स शुड नॉट बी अथॉरिटेटिव। कंपटीशन बच्चों में नहीं है, कंपटीशन पेरेंट्स में है। One habit for a healthy mind. Think positive. Love or loneliness? What impacts mental health more? Both impacts. Love heals and loneliness makes it worse. मीरास पॉडकास्ट के और एक शिमारे में आपका खैर मकदम। आज हम एक ऐसे इशू को लेकर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके करीब है, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ इशू के बारे में, और मेरे साथ एमहांस के कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एजाज सोहाफ है। एजाज सोहाफ साहब, आपका बहुत खैर मकदम। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू को लेकर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है उसकी जद में शायद हर कोई कश्मीरी होगा। हर कोई कश्मीरी क्या है, दुनिया में रहने वाले मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इस जद में हैं, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आता कि हमें इसके साथ वाकई कोई वाबस्तगी है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइक बीइंग इन कश्मीर, क्या डिफरेंट चैलेंज आप फेस करते हो मेंटल हेल्थ इशू को लेकर? हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच आप मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मेंटल हेल्थ इशू इस वक्त न कि कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि आजकल जो न्यू जनरेशन है, जो हमारी जो ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो फास्ट हो गई है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। क्योंकि जो हमारी जो लाइफ फास्ट हो गई है उसकी वजह से हमारे स्ट्रेसेस बहुत बढ़ गए हैं, और जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज जो बढ़ गए। दैट्स वाई इट हैज़ बिकम नाउ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द इशू, बिकॉज आज से 20 साल 30 साल पहले इतना अवेयरनेस नहीं था लोगों को इस बारे में। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी जद में आ रहे हैं। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ गए हैं, कि इसमें दो चीज़ें बताई जा रही हैं। एक ये कि शायद इसमें पहले से अवेयरनेस नहीं थी, तो इसलिए रिकॉग्नाइज करना टफ होता था और लोगों को समझ नहीं आता था। अब हमारे पास फैसिलिटीज़ है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसमें क्या इशू है, मेंटल हेल्थ इशू क्या है। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। क्या ये रिकॉग्निशन का मसला है या वाकई कोई नंबर बढ़ चुका है?
नहीं, नंबर भी बढ़ चुका है और ओके दूसरा रिकग्निशन भी हो रही है, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टिग्मा कम हो रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओके बढ़ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारी जो जैसे मैंने बोला लाइफ फास्ट हो रही है, स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे इशू वर्ल्ड वाइड विद इन आवर सोसाइटी जो इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। वन सेकेंड थिंग इज़ रिकग्निशन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशनल्स है इनका नंबर भी बढ़ गया, ओके फैसिलिटीज़ बढ़ गई है। ओके अगर हम अपने कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, अब हर डिस्ट्रिक्ट में आप साइकेट्रिस्ट को देखेंगे, पहले तो बहुत कम थे, अब हर हॉस्पिटल में, जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ आपको साइकेट्रिस्ट मिलेंगे। इवन हेल्थ डिपार्टमेंट में आप देखेंगे उनके भी साइकेट्रिस्ट हैं। सो दैट मीन्स जब लोग जाते हैं तो उनको अच्छी जो वहाँ के फिजिशियंस है, सर्जन्स है, वो हाँ उनको रेफर करते हैं प्रॉपर ये साइकेट्रिस्ट के पास। तो इसकी वजह से वो रिकग्निशन भी बढ़ गई है। बट ओके अब जब हमने ज्वाइन किया था एज अ पीजी इन साइकेट्री, तब हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा स्टिग्मा था हाँ एज कम्पेयर टू जो अब है। स्टिग्मा बहुत ओके कम हो रहा है, अभी भी है नो डाउट, हाँ मगर स्टिग्मा बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से लोग आगे आ रहे हैं ओके जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, हाँ साइकेट्रिक हाँ मैनेजमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट के पास आ रहे हैं। ओके ओके जो कॉमन क्या डिसऑर्डर्स आप फेस कर रहे हैं जब आप पेशेंट्स को देखते हैं, तो कॉमन क्या चीज़ें लग रही, किस टाइप के डिसऑर्डर्स मेजरली है? बहुत बहुत जो हमने मेरी एक्सपीरियंस है, या जो हमने यहाँ पर दूसरे जो हमारे सीनियर्स के पास, सो डिप्रेशन एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस जो यहाँ ओके है। एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें जनरलाइज ओके एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर्स है। उसके बाद हम बहुत सारे पेशेंट्स हमने स्किज़ोफ्रेनिया के भी देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के हैं, और कुछ ऐसे जैसे यंग फीमेल्स में हम देखते हैं उनमें पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, उनमें बहुत सारे एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शंस है। जैसे कोई यंग फीमेल, कोई यंग मेल स्कूल में पास आउट हो गया, तो उसको मार्क्स कम आ गए, तो उसकी वजह से उनमें स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो गए। और जो हमने इन सालों में जो हमने बढ़ते हुए देखा, दैट वाज ड्रग एडिक्शन, ओके जो सब्सटेंस अब्यूज, दैट वाज गोइंग अपवर्ड्स। लेकिन उसमें भी हमने ये देखा कि नाउ जो फैसिलिटीज़ है ऑल ओवर स्टेट में बोल रहा हाँ हूँ, हाँ जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू बात कर रहा कश्मीर हूँ, ऑल ओवर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में अब फैसिलिटीज़ है फॉर टू कर्ब सब्सटेंस हाँ एब्यूज़। तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हुआ भी है, लेकिन उसमें बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे जो दे कम फॉरवर्ड फॉर द ट्रीटमेंट, और बहुत सारे पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स को जो मेंटेन है अभी हमारे ट्रीटमेंट पे ड्रग एब्यूज़ के, एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर हाँ अस। और इसमें ड्रग अब्यूज और मेंटल हेल्थ, इसका कोई रिलेशन है आपस में क्या? 100% ड्रग एब्यूज़ इज़ अ वन ऑफ द डिसऑर्डर इन मेंटल इलनेस। ओके ये सब्सटेंस एब्यूज़ ये एक पार्ट है मेंटल, जिस तरह से हाँ डिप्रेशन है उसी तरह लाइक कि सब्सटेंस कोई एब्यूज़ है। अगर किसी की मेंटल हेल्थ इलनेस है तो वो उस वजह से सब्सटेंस अब्यूज करता है क्या? ये बाई इज इट लाइक डायरेक्शनल दैट? है, ओके ये बाई डायरेक्शनल है। सब्सटेंस एब्यूज़ कैन लीड टू मेंटल इलनेस, और मेंटल इलनेस समटाइम्स कैन लीड टू ड्रग एब्यूज़। सो दीज आर द रिलेटेड इश्यूज। ओके ऐसा ये दोनों, मेंटल इलनेस भी कर सकती है ड्रग एब्यूज़ लोगों को भी मेंटल इलनेस हो सकती हैं, दैट्स वाई। और बट इट इज़ नॉट दैट कि जिसको मेंटल इलनेस उसी को ड्रग एब्यूज़ हो हाँ सकता है, हाँ नो, हाँ इट कैन बी एनी अदर पर्सन। ओके जो भी कोई नॉर्मल इंसान है जो अपने पेयर प्रेशर में या किसी भी वजह से वल्नरेबिलिटी की वजह से ड्रग एब्यूज़ में जाएगा, तो हाँ हाँ इट्स हाँ नॉट दैट कि सिर्फ मेंटल इलनेस, नहीं, मेंटल इलनेस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर सब्सटेंस एब्यूज़। ओके इसमें लेवल्स होते हैं लाइक कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कि अगर किसी की मेंटल हेल्थ इलनेस है तो इट स्टार्ट्स विद, जैसे डिप्रेशन से स्टार्ट होता है, एंजाइटी से स्टार्ट होता है, या बर्नआउट से स्टार्ट होता है, इज इट लाइक दिस, या नहीं डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट इसमें काइंड ये ऑफ है कि इफेक्ट्स? एक तो होता है जैसे नॉर्मल स्ट्रेस, हाँ जैसे हम काम के लिए सुबह गए, बच्चा स्कूल के लिए गया, उसको वहाँ पर कोई क्वेश्चन आंसर करना है मैम के पास, या हमें ऑफिस जाना होता है, या घर में काम ज़्यादा है, तो इंसान को स्ट्रेस हो जाता है, दैट इज़ स्ट्रेस। तो उसमें आपको इट इज़ नॉट एन इलनेस, इट इज़ नॉट ए डिसऑर्डर। लेकिन जब अगर किसी को खुदा न खास्ता, जैसे कोई इंसान है उसको एग्ज़ाम है, या कोई इंसान है जिसको
कोई परेशानी आ गई हो, उसको बोलते हैं हम, उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस इज ओके बिकॉज इट कैन बी हेल्पफुल ऑल्सो, नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन जब ये स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये डिस्ट्रेस बन जाता है। ओके, स्टिल इट इज़ नॉट ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। हाँ, तो इसको हम काउंसलिंग के तरीके से, इसको हम जैसे अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या अगर हम खुद भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। ओके, देन अगर हम जैसे किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, हाँ, या किसी को डॉक्टर ने बोला जी आपके पेरेंट को या आपको जी ये फलाना डिजीज़ है, तो ये फिर बन जाती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये मतलब जो ये ट्रायंगल जैसा है, ट्रायंगल में ऊपर चला जाता है। हाँ, तो इसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ज़रूर, या साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास। लेकिन अगर इंसान को ये चीज़, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा विद काउंसलिंग या अगर टॉक थेरेपी से, तो ये चीज़ें फिर बन जाती है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ओके, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं या ओके, एंजाइटी डिसऑर्डर्स बोलते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेस। हम्म। और जनरेशन शिफ्ट भी है क्या, लाइक कि डिफरेंट जनरेशन्स में जो डिफरेंट रीजंस है या डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेंसिटी है, ऐसा है क्या? बहुत बहुत फ़र्क है। जैसे जो ओल्डर पेशेंट्स है, एल्डरली हमारे, उनमें अलग किस्म के स्ट्रेसर्स होते हैं। यू सी उनमें डिफरेंट पैटर्न्स, 100% उनमें कोप अप अलग होते हैं, उनमें Okay. जो कोपिंग पैटर्न्स है वो डिफरेंट होते Okay. हैं। देन मिलेनियल्स जैसे हमारी जनरेशन है, उनमें डिफरेंट होते हैं। Then नाउ comes द Gen जेन Zs. जीज, उनमें डिफरेंट होते हैं। दे Okay. आर डिफरेंट बिकॉज उनमें स्ट्रेसर्स भी डिफरेंट होते हैं, हाँ, बट दे समटाइम्स दे प्रेजेंट विद मोर एग्रेसिव हम्म, और समटाइम्स इन अ डिफरेंट वे, ओके। बट उनमें भी वो चीज़ें पाई जाती हैं। सो लाइक डू यू हैव एनी केस स्टडी जो आपको सबसे शॉक कर बैठी कि दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, या दिस इज समथिंग वेरी रेयर कि आपने पहले कभी नहीं देखा था? It's not rare. What affect me first in my first year, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एज ए पास प्रैक्टिशनर? as a practitioner in Okay. my as a psychiatry, I was a PG student, post graduate Okay. student that time. जो मेरे पहले पेशेंट मेरे पास आए, he was elderly, वो एक बुजुर्ग थे, उनको डिप्रेशन था। उनको मैंने कुछ ट्रीटमेंट्स उस वक्त स्टार्ट किया। एक टैबलेट दैट कॉस्ट इज अराउंड 80 रुपीज़ स्ट्रिप थी उस वक्त। तो मैंने उनको 2 हफ्ते बाद बुलाया, और 2 हफ्ते बाद वो जब आए मेरे पास, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं बहुत, मतलब आज मुझे बहुत फ़र्क है। और ये एक डॉक्टर के लिए, एक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब उसको पेशेंट बोलता है कि मैं आपकी shows दवाई improvement, से, हाँ, मैं आपकी दवाई से ठीक हो गया। Okay. एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट डे कि मैं घर गया। सो आई वॉज, मतलब आई टॉक टू माई पेरेंट्स, वो Okay. कि आई एम हैप्पी टुडे। एक पेशेंट ने मुझे मतलब बहुत प्रेज़ किया कि आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। देन मैंने उनको फॉलोअप के लिए बुलाया आफ्टर 3 वीक्स। 3 वीक्स के बाद जब वो आ रहे हैं तो उनको फिर से डिप्रेशन हुआ। तो मैंने उनको पूछा कि आप तो पिछले जब आए थे 3 हफ्ते, you were यू आर okay. ओके, तो ऐसा क्या हुआ? तो उनने बोला कि मैंने जी दवाई बंद कर दी। अच्छा, तो देन आई एनक्वायर्ड अबाउट कि रीज़न क्या था, दवाई क्यों बंद की थी। उनके 3 बेटे थे, हाँ, तो और अच्छे पोस्ट पे थे तीनों बेटे, अच्छा कमाते थे, बट उन्होंने उनको अबंडन किया था। उन्होंने वो, उनमें से एक तो जो एक मतलब वो दैट वाज रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशनल ओनली, लेकिन उनके लिए उनके पास टाइम नहीं था या पैसे नहीं थे दवाई के लिए। तो उन्हें बोला कि उन्हें मेरे लिए दवाई नहीं लाई। तो आई वाज दैट टाइम आई वाज वेरी शॉक्ड कि नो, साइकेट्री सिर्फ एक मेडिकल प्रोफेशन नहीं है, इट इज़ समथिंग, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती है। yes. ये बिकॉज ये स्पिरिचुअलिटी भी के साथ इसको अपने साथ ला सकती है। सो दैट वाज वन। एंड रिसेंटली व्हाट आई सॉ, एक मल्टी मिलियनियर मेरे पास आए थे कपल, बोथ ऑफ देम वर इन डिप्रेशन, उनकी बेटी उनके साथ थे, एंड ऑल ऑफ 3 वर क्राइंग। तो मैंने उनको बोला क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या है? बिकॉज दे वर, जो कपल था एल्डरली, वो डिप्रेशन में थे, उनके So डिप्रेसिव they were crying सिम्टम्स थे, because of depression. बहुत बहुत डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस था उनको। फिर मैंने इंक्वायर किया, उनके 2 बेटे थे जो बिजनेस कर रहे थे, तो उनने वो अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड की थी उन दोनों के बीच में। उसके बाद उन दोनों ने उनको अबंडन किया था। तो उनने बोला था कि जो वो मेल थे उनके, उसने मुझे बोला कि आई वॉज लिविंग एज अ प्रिंस, एज अ किंग फॉर माई होल लाइफ, लेकिन प्रेजेंटली सिंस 6 months आई एम लिविंग इन एन एनेक्सी। So that was very shocking, जो abandonment है to the elderly parents. Or see, in this case, multi-millionaire उसको abandon किया and he got into depression. True. तो ये सोसाइटी एक ऐसी सच्चाई को मुझे लगता है हमारे सामने लेके आता है जो
जिसको बहुत अवॉइड करना चाहिए था, जिसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक देयर कम्स द रोल ऑफ जो हमारे सिविल सोसाइटीज़ है, हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका भी एक फेथ बड़ा अहम रोल 100% रहता है। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, एम आई बहुत राइट? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। ओके। फेथ लीडर्स का, किसी भी रिलीजियस लीडर का इसमें साइकेट्रिक इलनेस, अगर जैसे इसको हम बोलते हैं एक एल्डरली अब्यूज़, हाँ अगर हाँ कोई अबंडन करेगा, नेग्लेक्ट करेगा, या फिजिकल अब्यूज़ भी आपने देखा होगा हाँ, इंटरनेट पे, या अपने बहुत पेरेंट्स को मारा है, मारते हैं, या पेरेंट्स आपने देखा, पार्टनर्स मतलब को, या लास्ट ईयर में हमने देखा कि एक बच्चा अपने पेरेंट को मार रहा था, या बहुत सारे ऐसे हाँ इंस्टांसेस हाँ हमने हाँ, देखा विद इन कश्मीर में बोल रहा हूँ। या तो इट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल अब्यूज़। यस, तो इमोशनल अब्यूज़ भी होता है, नेग्लेक्ट भी होता है, अपने पेरेंट्स को ऐसे अबंडन करते हैं। सो फेथ हीलर्स, जो हमारे जो रिलीजियस लीडर्स है, हाँ हाँ, कोई भी किसी भी मज़हब के, दे कैन टॉक अबाउट दिस। एग्जैक्टली अगर वो एग्जैक्टली, खुतबे में इसके बारे में हाँ बात कर सकते हैं एग्जैक्टली, कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट, मतलब आवर रिलीजन, या कोई भी राइट रिलीजन एक राइट, पेरेंट्स के बारे में या एल्डर के बारे में कहता है, मॉरलिटी सो समझाए कि दैट इज़ हम वेरी हमें इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को, हमें एल्डरली पीपल को कैसे ट्रीट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये तो एक केस मिलियनर, वो तो आ पाया, शायद उसके पास एक्सेस था हॉस्पिटल आने का, ट्रू। साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने का। मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में कई सारे लोग ऐसे होंगे जो साइलेंटली इस चीज़ को बियर करते होंगे और उनके पास कोई हॉस्पिटल आने की एक्सेस नहीं होगी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे ताकि वो एक साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। ट्रू। तो वो कितना क्या फील करते होंगे, इस सच्चाई को हमारे सोसाइटी के ज़िम्मेदार लोगों को समझने की ज़रूरत है, हमारे रिलीजियस लीडर्स को, सिविल सोसाइटीज़ को समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है एक लार्ज स्केल कैंपेन होनी चाहिए ताकि इन इश्यूज़ को हम एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ये ट्रीट करें, और दूसरा कि हम समाजी तौर भी इसको एक कम्युनिटी जिम्मेदारी समझें पार्टिसिपेशन। तो और ट्रीट करने की कोशिश करें। और एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि लाइक हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की, जहाँ तक मैंने समझा है, कि बहुत कमी है मेंटल हेल्थ को लेकर। क्या साइंस होते हैं एक मेंटल हेल्थ पेशेंट में जिनको हमें बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, ताकि क्योंकि फैमिली का एक बड़ा रोल रहता है इसको रिकग्नाइज करने का। क्या क्या साइंस ऐसे हैं जो अगर किसी भी इंसान में हमें दिखे तो हमें उनको तुरंत ही एक साइकेट्रिस्ट या एक मेडिकल एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट के देखिए, पास लेके इसमें जाना चाहिए? ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑल्सो, ओके, क्योंकि जो एल्डरली है वो डिफरेंट आप प्रेजेंट करेंगे बिहेवियर साइकेट्रिक डिफरेंट होगा। इलनेस, ओके, यंग डिफरेंट करेगा, हम्म, मिडल एज डिफरेंट करेगा। ओके, अगर फॉर एग्जांपल हमारा, मैं आप पहले यंग एज में बताऊंगा, या हाँ चाइल्ड, या जो यंग हाँ एडल्ट्स है, एडोलसेंट्स है, अगर हमारे बच्चों में, अगर आपको पता चलेगा कि बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस हैं, हाँ, गुस्सा बहुत करते हैं, पहले ओके तो शांत थे अब गुस्सा करने लगे हैं, ओके, एक ये। दूसरा, पहले वो हर किसी के साथ मिलते जुलते थे, वो अलग थलग रहने लगे हैं। हम्म, पहले पढ़ाई में या ठीक या अच्छा करते थे, हाँ, अब पढ़ाई में डिक्लाइन होने लगा है। हम्म, ये चीज़ें हो सकती है। पहले अपना ख्याल रखते थे, अब साफ सफाई में वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। या पहले वो उतना गुस्सा नहीं करते थे टीचर्स के साथ, या पहले शिकायत नहीं आती थी स्कूल से, अब आने लगी हैं। तो ये दीज आर द वार्निंग साइंस। ओके, ठीक है, कि समथिंग इज रॉन्ग विद, या तो हमारा बच्चा किसी बिहेवियरल डिस्टर्बेंस में है, या तो हमारा बच्चा किसी सबस्टेंस में है, या तो हमारे बच्चे को अंदर से कोई स्ट्रेस ऐसा है वो हमसे वो शेयर करना शेयर नहीं चाहता कर है। पाता है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे जो यंग एडल्ट बच्चे या बच्चियां हैं, वो सेल्फ हार्म करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। सेल्फ हार्म का मतलब नहीं है कि वो अपने आप को लोगों के साथ लड़ाई करना हाँ चाहते हैं, हाँ, झगड़ा कर नहीं, वो एक सिग्नल देते हैं कि मैं हेल्प चाहता हूँ या ओके, हेल्प चाहती हूँ, आई नीड हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी। तो दीज आर द सिग्नल्स। वो हमें एक एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ क्लासमेट, ये चीज़ें हमें देखनी हैं। और अगर अगर जैसे हम एडल्ट्स की तरफ जाएंगे, कि अगर अलग थलग रहने लगा कोई हमारा जो एडल्ट्स है, मेल या फीमेल, और रोने लगा, बार बार क्राइंग एपिसोड्स होने लगे, खाने में मन नहीं लग रहा है, काम पे दिल नहीं लग रहा दिल है, नहीं जैसे लग, घर का काम उसमें भी दिल नहीं, अगर ऑफिस का काम है वहाँ दिल नहीं लग रहा है, बात बात पे इरिटेशन हो रही है। सो दीज आर द साइंस और सिग्नल्स कि सम देयर इज सम मेंटल हेल्थ इश्यूज। इशू, एल्डरली में डिफरेंटली होता है। एल्डरली में अगर हम देखेंगे, डिप्रेशन प्रेजेंट्स विद सोमेटिक सिम्टम्स, जैसे ओके, मोस्टली या तो वो बोलेंगे मेरा दिल तंग है, मुझे किसी में मज़ा नहीं आ रहा है, हाँ मैं कहीं काम या कुछ खाना नहीं चाहती हूँ हाँ या हाँ, चाहता हूँ। या वो क्या करेंगे, उनको पेन्स होते हैं, या उनको बैक पेन होती है, शोल्डर पेन होती है, हेडेक होती है, अच्छा,
अप डाउन, लेकिन वो जाते हैं फिजिशियंस के पास, दूसरे डॉक्टर्स के पास, सब नॉर्मल होता है, नॉर्मल लेकिन फिर भी उनको पेन कम नहीं होता है. सो समटाइम्स इट कैन बी डिप्रेशन ऑल्सो, यस. वो हो सकते हैं. तो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट, जैसे एज के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि कौन कैसे प्रेजेंट करेगा. ओके, डिजिटल एज में डज इट एनीवे ये कम्प्लीमेंट करता है इस क्राइसिस को? लाइक कि डिजिटल एज में मैंने कहीं से सुना कि लाइक जब लोग सोशल मीडिया पे लोगों की एक्टिविटीज़ देखते हैं, इट ऑल्सो बिकम्स ए रीज़न फॉर डिप्रेशन. आप सोचने लगते हैं कि लाइक दिस गाय हैज़ अ कार, इस गाय के पास, इस बंदे के पास बड़ा मकान है, इस बंदे का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं है? ये जी मैं आपको बताऊंगा कि जो आजकल की जनरेशन है हम्म. या जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, या लाइक ये ग्रेटिफिकेशन हाँ, कल्चर काइंड वो ऑफ. आइडेंटिफाई करते हैं खुद को कि अगर इस बंदे के पास ये चीज़ें हैं तो आई वांट टू बी लाइक दिस आल्सो. ओके. अगर इसके पास, मुझे लगता है कि पहले तो ये होता था कि उसने 80 मार्क्स लाए हैं तो मेरे भी 80 होने 80 चाहिए. होने चाहिए. अब है उसके पास 10,000 लाइक्स है, मुझे 20,000 लाइक्स होनी चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा है पे. ना. इनमें जो भी सोशल मीडिया है, दैट इज वन थिंग. यस. सेकंड थिंग इज कि उसमें क्या होता है कि एक वो अपने इंसान, जो आजकल की जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें क्या है, उनमें ये चीज़ें जैसे आइडेंटिफाई कर खुद को, आइडलिज्म, वो हाँ. आइडल बनाते हैं किसी ऐसे चीज इंसान को, किसी ऐसे जो भी कोई करेक्टर होता है, वो चाहते हैं कि वो भी वैसे हो. लेकिन यहाँ से उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी, उनके इकोनॉमिकली रिसोर्सेज रिसोर्सेज उतने नहीं होते नहीं हैं. होते. सो डेफिनेटली उससे वो कम रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको वो एक स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है. इट स्टार्ट्स विद दैट आल्सो. सो दैट्स व्हाई कि जो हम भी बोलते हैं एज कोई भी साइकाट्रिस्ट, कहीं भी पोडियम पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, हम यही भी बोलते हैं कि अपने आप को आइडेंटिफाई मत करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो आप जिसके साथ compete नहीं कर सकते हो. और कंपटीशन जो है, कंपटीशन होना चाहिए हेल्दी कंपटीशन, नॉट इन अ वे कि नहीं उसके 10,000 लाइक्स है मुझे उतने नहीं मिले. उसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस. आप बहुत सारे हमने ऐसे जो हमारे पास आए, जो मोस्टली फीमेल्स पेशेंट हमने देखे, जो दे लैंडेड इनटू डिप्रेशन बिकॉज उन्होंने पोस्ट किए थे अपने कुछ जो वीडियोस या अपने कुछ जो उनकी इमेज थी जिसपे उनको गलत कमेंट्स आए या कम कमेंट्स आए, and that became reason for depression. that became reason seriously. from stress, that led to distress and that led to depression. Oh कि God. मुझ में ही कुछ कमी है, क्योंकि फिर वो इंसान को ये लगता है कि इसमें मेरी ही कुछ कमी है. So this must be among the जो नई जनरेशन है जो सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं, ये उनमें है. तो क्या करना चाहिए? ये तो एक बड़ा क्राइसिस बनता जा रहा है. फिर सी अब सब लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, कंटेंट क्रिएशन में काफी सारे लोग चले गए हैं. सो अगर ये लाइक्स कम आना, कमेंट्स कम आना या गलत कमेंट्स आना डिप्रेशन का रीजन बन सकता है, देन इट कैन बिकम वेरी ग्रेव. हाउ कैन वी डील विद दिस? हम ये कहते हैं कि देखिए सोशल मीडिया ये एक गुड थिंग भी है, ये एक बैड थिंग भी है. इट कैन बी गुड थिंग इन अ वे, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. इट कैन बी गुड थिंग, जैसे आप अवेयर रहते हैं कि क्या होता है हमारे इर्द गिर्द. लेकिन बैड थिंग ही जैसे अगर हम ये इसको पर्सनलाइज करेंगे, नहीं जी मुझे जी मैंने इसलिए अपनी फ़ोटोग्राफ डाली है ताकि मुझे लाइक्स मिले, और उसमें अगर बिकॉज यू नो कि अगर आपको 100 लोग हमारे कम्युनिटी में है, 100 में से 80 हमको पसंद करेंगे, 20 नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह सोशल मीडिया पे भी आपको गुड मिलेंगे 80, 20 मिल सकते हैं बैड थिंग्स या डिसलाइक्स. तो उसमें अपने आप को ज़्यादा डिस्ट्रेस में नहीं डालना है. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग इज़ ऑलवेज देयर शुड बी ए जुडिशियल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया. बट जैसे बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस के हिसाब से सोशल मीडिया यूज़ करना होगा. और इसी तरह से अगर जो एडल्सेंट है या एडल्ट्स है, उनको पहले से ही ये अपने आप को प्रिपेयर करना होगा. उसमें कभी यू विल गेट नेगेटिव कमेंट्स ऑल्सो, सो दैट दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो. Okay, I was never in like support of banning social media for these adolescents वगैरह, क्योंकि कई सारे मुल्क, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे मुल्क, उन्होंने सोशल मीडिया जो है छोटे बच्चों के लिए बैन कर दिया. आई थिंक डू यू एग्री विद के उनका जो स्टेप था इसको
ये सोशल मीडिया को बैन करने का? डू यू थिंक इट शुड हैपन हियर आल्सो? आई डोंट अगर आप एक एक्सपर्ट की नज़र से देख रहे हो कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन है मेंटल हेल्थ इलनेस में, अगर सोशल मीडिया को बैन किया जाए तो उससे क्या वाकई कोई चेंज होगा, या उतना कोई मसला नहीं है, हम नहीं, उसको मैं बाकी कोई और तरीके से मैं डील कर ये सकते कहता हैं? हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि बैन इट, हम्म बट यूज इट जुडिशली हम्म अंडर द, अगर बच्चे हैं below 18, they should Okay. use it under the parental guidance. ओके That's very important, and that should be the important thing. मतलब that should be एक किस्म का लीगल होना चाहिए कि अंडर पेरेंटल गाइडेंस बच्चों को यूज़ करना, बिकॉज आपको पता है कि हम भी कभी यूज़ करते हैं, जैसे हम रील्स देख रहे हैं, एंड आफ्टर एवरी 5-6 या 7 रील ऐसी रील आ जाती है जो हम किसी के सामने नहीं देख पाते हैं, यू नो दैट, मतलब दैट इज फैक्ट टू एवरीबडी. तो दैट्स वाई जो बच्चों के पास, अगर वो भी जब यूज़ करते हैं वो कार्टून्स ही देखते हैं, हमें पता है. हाँ. समटाइम्स वो कभी कोई सॉन्ग देखेंगे या राइम देखेंगे, लेकिन समटाइम्स जो आपको पता है कि उसमें कोई भी रील आ सकती है. सो दैट्स वाई इट शुड बी, एक तो प्रॉपर यूज़ होना चाहिए अंडर पेरेंटल गाइडेंस, और सेकेंड नॉट एक्सेसिव, इट शुड बी लिमिटेड. ओके बिकॉज अगर बिलो 5 years या बिलो 7 years के एज के बच्चों को आप देखेंगे, अब रिसर्च हुई है कि इट कैन डैमेज द ब्रेन अगर एक्सेसिव यूज़ करेंगे हम मोबाइल या सोशल मीडिया. और आपको पता है कि जब हम रील्स देखते हैं, दीज आर वेरी शॉर्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट रिसर्च, व्हाट रिसर्च हैज़ बीन डन इन जो वेस्ट में हुई है रिसर्च. जैसे ये रील्स शॉर्ट होती हैं, ये जल्दी खत्म हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाती है, इनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, एंड दैट माइट बी द वन ऑफ द रीज़न फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन. सो दैट्स वाई इट शुड बी जुडिशियल यूज अंडर पेरेंटल गाइडेंस एंड फॉर लिमिटेड पीरियड. So what are the biggest mistakes when it comes to mental health, like recognition, या चाहे self recognition या लोगों का recognition? What are the biggest mistakes we make? जैसे लोगों में सबसे मैं बोलता हूँ मिस्टेक इज स्टिग्मा. Okay. कोई इंसान मानने के लिए नहीं तैयार है कि मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस. उनको लगता है कि मेंटल इलनेस इज समथिंग ऐसा, जैसे पहले लोग बोलते थे कि इसको जी ट्यूबरकुलोसिस है, इसको जी लेप्रेसी है, उनको अलग रखते थे. लोगों को ऐसे ही लगता है कि नहीं, ये मेंटल इलनेस है, ये कोई श्राप है. मेंटल इलनेस इज अ डिजीज ऑफ माइंड, जैसे थायराइड है, जैसे डायबिटीज है, जैसे कोई और बीमारी है. सेम इज ट्रू, मेंटल इलनेस भी एक मेडिकल And इलनेस it needs treatment, है. simple, इट नीड्स ट्रीटमेंट, like any other disease दैट्स and इट. अगर any other इंसान को illness. ये स्टिग्मा दिमाग से निकलेगा ना कि मेंटल इलनेस एक मेडिकल इलनेस है, तो आप देखेंगे एक तो डिसऑर्डर्स कम होंगे और पेशेंट्स आएंगे फॉर ट्रीटमेंट. जो स्पिरिचुअलिटी डज इट एनी वे कम्प्लीमेंट जो ट्रीटमेंट है उसको कम्प्लीमेंट करते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इलनेस है, रिलीजियस स्कॉलर्स के पास चले जाते हैं, चाहे विद इन एनी रिलीजन, चाहे इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, तो जो गुरु वगैरह होते हैं, रिलीजियस गुरु, उनके पास चले जाते हैं. क्या कोई फ़र्क देखिए, देखने को मिलता है? एक ब्रांच में बोल सकता हूँ, या एक पार्ट ऑफ साइकेट्री इज कॉल्ड एज मेटा साइकेट्री. ओके. जो मेटा साइकेट्री है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो हम ट्रीट करते हैं विद फार्माकोलॉजिकल विद स्पिरिचुअलिटी. ओके. बहुत फ़र्क होता है एक इंसान को. जो हम साइकोथेरेपी, जैसे हम किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास जो जेन्युइन होगा, मैं नहीं बोलूँगा जो जेन्युइन नहीं होगा, लेकिन जो जेन्युइन होगा, वो क्या करता है, वो जैसे कोई उसके पास एंजाइटी डिसऑर्डर पेशेंट जाते हैं मोस्टली, कोई बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर रेफ़र करते हैं उनको हॉस्पिटल्स के लिए, साइकेट्रिस्ट के पास, बिकॉज दे थिंक कि नहीं, स्पिरिचुअल जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ दे नीड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो. बहुत सारे, पहले तो नहीं था, अब लेकिन बहुत बढ़ गया है कि स्पिरिचुअल लीडर्स ही उनको भेजते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, ताकि आपको जी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. बहुत मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ. डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर, साइकेट्रिस्ट्स भी भेजते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स के पास, ऐसा होता है? पहले भेजते थे. पहले मेरे सामने ऐसे केसेस हुए हैं कि वो बोलते थे कि नहीं, हाँ जाते हैं, आप जा सकते हो. लेकिन मुझे अगर कोई ऐसे, जैसे पर्सनली मेरे पास कोई पेशेंट आता है, जी मैं वो स्पिरिचुअल लीडर के पास जाता हूँ या स्पिरिचुअल फेथ हीलर के पास, मैं कहता हूँ ओके, आप जो उनकी तरफ से कोई भी ट्रीटमेंट है, आप जो भी उनकी तरफ से आप ले रहे हैं, यू कैन कंटिन्यू दैट, बट डोंट स्टॉप माई ट्रीटमेंट. एंड मुझे लगता है कि वाइस वर्सा भी वहाँ से आप वैसा ही आ रहा है. हाँ, देयर आर इंस्टांसेस जब हमने सुना है या
पेशेंट्स ने बोला है कि जी मेरी दवाई बंद की गई है, उसने बोला जी आपको पोजेशन है, आपको जी आपके अंदर जो गोस्ट है वो ये, तो आपको मेंटल इलनेस नहीं है, तो उनके फिर से ट्रीटमेंट्स बंद किया गया था, उसके बाद उनके सिम्टम्स फिर से आए हैं। ऐसे मैंने इंस्टेंस बहुत कम देखे, देखिए लेकिन अब बढ़ गया है कि स्पिरिचुअलिटी जो है जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो भेजते हैं हमारे पास वापस, और अगर हमारे पेशेंट कभी बोलते हैं कि हमें भी जाना है तो हम उनको रोकते नहीं, हम उनको बोलते हैं वो कंटिन्यू कीजिए, बट कंटिन्यू आवर ट्रीटमेंट at the same time. But there is a connection between spirituality Okay. and जो mental illness है, उनमें Illness बहुत सारे, treatment. उसमें बहुत सारा हीलिंग पावर है, नो डाउट। और एक लाइक हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी में मेंटल हेल्थ इलनेस है, इसको उम्र भर दवाइयों पे ही रखना है, या कहीं पे ये भी माना जाता है कि ये तो फिर ठीक नहीं होता है। तो क्या इसको ट्रीटमेंट के जरिए मैनेज किया जाता है, या देयर इज लाइक 100% क्योर है? इसमें इट इज़ ट्रीटेबल, बिकॉज अब मैं आपको बताऊंगा कि ये भी एक स्टिग्मा का पार्ट है। ओके। हमारे पास पेशेंट्स ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं क्योंकि इसको पूरी ज़िंदगी खाना पड़ेगा। हाँ बट हाँ, देयर आर कॉन्सेप्ट है, डिसऑर्डर्स, नहीं नहीं पच्ची दवा क्यों उम्र में करो ये। देयर आर डिसऑर्डर्स जो जिनको, जैसे आपको पता है डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, यस हाइपोथायराइडिस है, यस तो यस। उनको तो पूरी ज़िंदगी लेना पड़ता है। उस वक्त कोई बात नहीं करता है कि इनको इशू जी, हाँ, ये पूरी जिंदगी खाना पड़ेगा, उम्र भर खाना पड़ेगा, उस राइट? वक्त सब बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। हाँ और ठीक है। पेशेंट्स 20-20 साल कोई भी एक एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं, थायराइड की दवा लेते हैं, हाँ फिर कंटिन्यू करते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि नहीं मैं बंद करूं कि ना करूं। लेकिन साइकेट्रिक इलनेस में हमारी बुक्स में लिखा है, जैसे डिप्रेशन है उसमें ट्रीटमेंट लिखा है कितने साल लेना है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि इनको कम करें। दूसरा इसी तरह एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मतलब जो सुनते हैं इस वक्त सुन रहे होंगे, मैंने उनकी दवाई बंद की है। उसी तरह बहुत सारे जो हमारे सीनियर्स हैं या हमारे कलीग्स हैं, उन्होंने भी बहुत सारे पेशेंट्स की दवाई बंद की है, और जब वो ठीक हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स है, जैसे मैंने बोला क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, उनको आपको मिनिमल डोजेज पे दवाई कंटिन्यू करनी पड़ती है, जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है, तो उसमें हम बंद नहीं कर सकते। तो स्लीप या जो प्रॉपर डाइट खाना या फिजिकल एक्टिविटी है, उसका कितना कनेक्ट है, कितना असर है मेंटल हेल्थ के साथ? स्लीप डिसऑर्डर, अगर स्लीप प्रॉब्लम्स इंसान को होंगी, वो बहुत अफेक्ट करते हैं इंसान के मेंटल हेल्थ को। ओके। इसी तरह डाइट भी, अगर हाँ हम ऐसी डाइट करते हैं जिसकी वजह से मेंटल, क्योंकि अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है ब्रेन गट एक्सिस, जो हम खाते हैं गट में, उसका सीधा असर पड़ता है ब्रेन पे। अगर ब्रेन में कोई, अगर आप ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, उसका सीधा असर पड़ता है गट पे। गट सो हेल्थ ब्रेन गट एक्सिस हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म दैट्स वाई मैं अपने पेशेंट्स को, या बहुत सारे मेरे कलीग्स भी बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं ABCD। एडुकेट स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, ओके, बैलेंस्ड A डाइट B इज C D। D and E. एडुकेट स्लीप, Advocate sleep, बैलेंस्ड डाइट, balanced diet. Then C is connectedness. Connectedness with कनेक्टेडनेस। family, connected with Okay. friends, with society. This is very important. Okay. We need that connect. Okay. जो आजकल बहुत कम हुआ है बिकॉज ऑफ बहुत सारे, जैसे जो मोबाइल यूजेज है, हाँ हम एक ही घर में होते हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं होते। या सो कनेक्टेडनेस इज वेरी एंड देन इंपॉर्टेंट। D। देन D is deep breathing exercise. ओके तो हम ये 10 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं सुबह शाम। 4 ओके सेकंड हमें अंदर लेना है, सांस रुकनी है 4 सेकंड, फिर वापस एक्सेल करना है 4 सेकंड। सो देन इट इज 4-4-3 यार, व्हाट? 4 सेकंड 4-4-4 अंदर लेनी है, हाँ, 4 सेकंड रोकना है, रोकना है 4 एंड सेकंड 4 से एक्सेल करना हाँ। है। ये हमें सुबह 5 मिनट करना है, शाम को 5। इट्स नॉट दिस दैट इज मच। हेल्पफुल फॉर मेंटल हेल्थ, It is helpful for mental health, it is Physical. helpful for physical health, it is helpful for your cardiovascular health also. ओके। And E is exercise. और व्हाट इज योर मैसेज फॉर यूथ ऑफ कश्मीर? I want to tell them कि first thing is just don't make yourself एक जो रेस में मत पड़ाओ अपने आप को कि मुझे जी मार्क्स हाईएस्ट लेने हैं। जस्ट ट्राई टू बी नॉलेजेबल as far as हाँ। you can. One second thing is अपने आप को ड्रग्स या सब्सटेंस अब्यूज से दूर रखो जितना भी हो सके, स्ट्रेस से दूर रखो जितना भी हो सके, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ बियॉन्ड दैट। सो इट इज़ फॉर देम। आई वॉन्ट टू टेल माई यूथ।
ओके, व्हाट एग्जैक्टली आपने सब्सटेंस अब्यूज की बात की, व्हाट एग्जैक्टली ड्राइव्स पीपल टुवर्ड्स सब्सटेंस अब्यूज? इज इट लाइक कि यही दे डोंट वांट टू लिव रियल सेल्फ? कभी ऐसा होता है दे गेट इनटू कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, एंड दे गेट इनटू सब्सटेंस अब्यूज. That is one of the chunk. Okay, that's one thing. First What thing what are is what are the other? first Let's thing is talk about major issues. peer pressure. Peer pressure is one. For important peer pressure, उसमें Gratification culture is gratification, second. curiosity. Okay, They want to test. okay. ठीक है. That's third thing. Then stress. Okay, that's the Stress fourth thing. due to academics, due to अगर they have some family Might be affairs. financial also. Anything. Okay. Anything. For example, a person is highly educated but unemployed. He will definitely have some kind of mental illness. He might be develop this kind of behaviors. He might indulge into substance Like you abuse. had treated lot of people, lot of youngsters. उनमें सबसे ज्यादा जो रीजन बना है वो कौन सा रीजन बना है? फर्स्ट रीजन जो हमने देखा आजकल, एक तो पेयर प्रेशर. Okay. एक दोस्त दूसरे दोस्त को, तीसरे दोस्त, ये चेन बन जाती है Okay. इनकी. देन सेकंड थिंग इज क्यूरियोसिटी. Oh. एंड And थर्ड curiosity के बाद फिर वो इसी में चले गए. 100%, बिकॉज फर्स्ट थिंग दे विल से ओके, ये तो हाँ, क्यूरियोसिटी में तो एक बार इंसान एक यूज बार कर इंसान, लेगा. ओके, ये लेट मी कैसा है? टेस्ट दिस कैसा है. देन जो सबस्टेंस है वो नहीं छोड़ता है. ओके. इट बिकम, पहले तो ये क्यूरियोसिटी बनती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सेशन बनता है, फिर हाँ. ये एडिक्शन बन जाती है. ओके. फिर ये इंसान को, बिकॉज जब एक बार इंसान, फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने एक बार लिया, तो फिर उसको उसकी क्रेविंग हो जाती है. उसको अगर नहीं मिला तो विड्रॉल स्टार्ट हो जाते हैं. इसको फिर लेना जरूर पड़ता है. ओके. दैट्स वाई क्यूरियोसिटी कैन लीड टू ड्रग एडिक्शन. ओके. देन इजी अवेलेबिलिटी. अगर कहीं ये इजी अवेलेबल है फ्रेंड्स में या कहीं और, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो. ओके. डू वी हैव एनी डेटा जो बताता है कि लाइक कि अगर हम कश्मीर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज सब्सटेंस अब्यूज कहाँ पे ज्यादा हो रहा है? लाइक किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा अवेलेबिलिटी है और लोग ज्यादा इसमें चले गए हैं? इज इट देयर आई थिंक एनी डेटा, प्रूवन डेटा? लेट्स ऐसा नॉट. नहीं प्रूव, मतलब हाँ. रिसर्च नहीं है, बट आई थिंक इट इज, मतलब मुझे लगता है हर जगह इस वक्त ज्यादा है ओके. पेशेंट्स, So, क्योंकि हर हाँ. हॉस्पिटल में इस वक्त चल रहे हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज. ओके. बहुत हॉस्पिटल्स में चल रहा है ओपियाइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, Okay. जो सेंटर्स हैं. हाँ. और कुछ हॉस्पिटल्स में चल रहा है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स. सेंटर्स, या. ठीक है. और हर सेंटर आप देख रहे हैं वो भर के हैं. हाँ. एवरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पेशेंट्स है, और बहुत बहुत बढ़ रहे हैं पेशेंट्स. अगर मैं नहीं चाहता जेंडर बेसिस पे इसको देखा जाए, बट हाँ, वी सी एवरीथिंग फ्रॉम द जेंडर प्रिज्म, जेंडर पर्सपेक्टिव. यहाँ पर भी अगर हम सब्सटेंस अब्यूज को लेकर बात करें या मेंटल हेल्थ को लेकर बात करें, इज देयर एनी डेटा लाइक या एनी ऑब्जर्वेशन यू हैव सीन कि किस वाले जेंडर में ये ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज है और किस वाले जेंडर में मेंटल हेल्थ इशू ज़्यादा है? अभी इस वक्त भी, पहले भी मेल्स में ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं मेल्स में females- सब्सटेंस अब्यूज सब्सटेंस, हाँ, ड्रग अब्यूज की बात कर रहा हूँ, बट फीमेल्स भी अब आ रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट. ओके. सो दे डेवलप, मतलब दिस काइंड ऑफ, वो भी, उनमें भी आप क्यूरियोसिटी या पेयर प्रेशर की वजह से. आई हैड वन केस, फीमेल पेशेंट, शी वेंट फॉर सम स्टडीज़, तो वहाँ पर उसको वो, जैसे दूसरे स्टेट से आए थे, तो हाँ. वो वहाँ पर उसको वो उसकी उस चीज़ की लत लग गई थी. नाउ बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, नाउ शी इज़ ऑन ट्रीटमेंट, शी इज़ डूइंग वेल. सो फीमेल्स आर ऑल्सो नाउ गेटिंग, बिकॉज उनमें भी स्ट्रेस उतना ही बढ़ रहा है. पहले तो मतलब मेल्स में ज़्यादा था, अब मुझे लग रहा है फीमेल्स में ही बढ़ रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर हम रूटीन के हिसाब से देखेंगे आपके हॉस्पिटल में, इम्हांस में या SMH में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो रूटीन बेसिस पे सब्सटेंस अब्यूज वाले कितनी लड़कियां आपके पास आती हैं? मतलब बहुत सारी, लेकिन अब वो जाते हैं मोस्टली जैसे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि हाँ. बिकॉज दे वांट बी, इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल. हाँ हाँ, राइट. लेकिन बहुत बहुत जो पहले आती थी उसमें अब इंक्रीज होने लगा है, ओके. जो एज कम्पेयर, बट अभी भी मेल्स ज़्यादा है. मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी लेकर क्या डिवीजन है, क्या नंबर है? लाइक मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में इट ज्यादा है? डिपेंड्स अपॉन द डिसऑर्डर. ओके. जैसे मैंने बोला सब्सटेंस अब्यूज मेल्स में अभी ज़्यादा है. हाँ. इसी तरह एंजाइटी डिसऑर्डर्स हम देख रहे हैं, या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हाँ. फीमेल्स में ज़्यादा आ रहे हैं. ओके. या एडजस्टमेंट इश्यूज, जैसे कोई फीमेल्स मोस्टली मैरिज जो एज के फीमेल्स है, हाँ. उनमें कुछ इश्यूज होते हैं घर पे,
इन लॉज के साथ, तो Okay. वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स या उस हिसाब से डिप्रेशन उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो ये डिपेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिसऑर्डर, नॉट कि जनरलाइज्ड। सो ये पूरी क्राइसिस में पेरेंट्स का क्या रोल रहता है कि लाइक अगर हम लाइक हाउ शुड पेरेंटिंग बी एग्जैक्टली? पेरेंट्स शुड नॉट बी अथॉरिटेटिव, ओके इट शुड बी वेरी इंटीग्रेटिव एंड फ्रेंडली, बट इट शुड Okay. नॉट बी मतलब जैसे जैसे आपको एक अपने बच्चे को आपको उसको सर्वेलेंस पे नहीं डालना है कि कहाँ जा रहा है क्या करना है, बट यू हैव टू कीप आई ऑन द योर चाइल्ड, वन। सेकेंड थिंग इज आपको अपने बच्चे के साथ बात करना है ओके कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्कूल में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, वेदर हाँ मेल और फीमेल। हाँ अगर और आपके बच्चे में आपको कोई बिहेवियरल डिस्टर्बेंस लगा, बच्चा आपके साथ आजकल नहीं बैठ रहा है, बच्चा आपके साथ गुस्सा कर रहा है, तो यू शुड टॉक टू देम कि हाँ क्या हुआ है। अगर आप नहीं बात करें, सिबलिंग से बात करवाए, हाँ या अगर नहीं करे तो अगर जिसके साथ उनकी अच्छी बनती उनसे बात करवाए, बट ए पेरेंट शुड बी अ फ्रेंड ऑल्सो, दैट्स हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वन। सेकेंड थिंग इज आपको ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेड्स में कमी आ रही है, हाँ तो हम एक बच्चों के दरमियान कंपटीशन नहीं कराना है। देखिए जी, उसके बच्चे को 90% है, आपको 95 आने चाहिए। उसके बच्चे को 100% है, आपको कम से कम उससे 1% 2% ज़्यादा ही आना ज़्यादा चाहिए। आने चाहिए। दैट शुड नॉट बी द केस, ओके बिकॉज आजकल हम क्या देख रहे हैं, कंपटीशन बच्चों में नहीं है, कंपटीशन पेरेंट्स में है। तो वी शुड नॉट डू दैट। हाँ, अपने बच्चे को आप अच्छा पढ़ाए, अच्छी तालीम दीजिए, लेकिन उनको मशीन नहीं बनाया। हम अपने जो कहते हैं कि अपने प्रोजेक्शन जो हमारे अंदर दिल में होते थे कि मैं ये करता या मैं ये करती, वो हम अपने बच्चों पे थोप देते हैं। वी शुड नॉट डू दैट। इट शुड बी सिंपल। बच्चा बच्चा बोलेगा कि मतलब जिसकी उसकी कैपेसिटी है वो उतना करेगा। उससे ज़्यादा अगर आप बच्चे पे प्रेशराइज करोगे तो वो कम हो जाएगा विद इन प्रेशर, या तो उस पर मेंटल इलनेस आ जाएगी, ओके या तो फिर वो ऐसे मतलब बिहेवियरल डिस्टर्बेंस ऐसे होंगे कि आप फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो पेरेंटल शुड बी वेरी इंटीग्रेटिव, इट शुड बी वेरी वेरी काम एंड कूल। मतलब पेरेंट्स को, हाँ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ किड्स, हमारे बच्चे। मैंने कहा है पहले ही कि देयर शुड बी पेरेंटिंग होनी चाहिए। हमको देखना है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मगर हाँ हमको एज अ सर्वेलेंस कैमरा नहीं लगना है कि नहीं उनको बाहर अगर कदम रखेंगे क्यों जा रहे हैं, but we have to keep eye on them, but that is one thing. Second thing is we have to tell them कि नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो, पढ़ो compete yourself जहाँ आप करना चाहते हो, लेकिन अपनी चीज़ें उन पे नहीं थोपना है, अपना कंपटीशन उन पे नहीं थोपना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमको बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना है। जिस बच्चे के दरमियान भी कंपैरिजन, उस बच्चे ने अच्छे मार्क्स लाया, वो बच्चा आपसे बेहतर है, तो ये बच्चा आगे चलकर आपका अच्छा नहीं होगा, ये बिगड़ जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। Let's have a rapid fire round now. See, one word to describe today's generation: ओवर इन्फॉर्म्ड, therapy or self healing, बोथ। overthinking or emotional numbness, which is the most dangerous, इमोशनल नमनेस इज डेंजरस, social media helpful or harmful, बोथ। anxiety or depression, which is the most common today, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, medicine or counseling, what works better, बोथ। one biggest mental health myth. That mental health illnesses, they are because of some, they are not medical illnesses, they are something else. So that is a myth, because we know now, science has revealed that mental health illnesses are medical illnesses. Introverts or extroverts, who struggles more? Definitely introverts. Sleep or productivity, what should people prioritize? Adequate sleep, and then if a person is having adequate sleep, then productivity will definitely come. One habit for a healthy mind. Think positive. Love or loneliness, what impacts mental health more? Both impacts. Love heals, and loneliness makes it worse. Silence or expression, what heals better? Expression. Spirituality or science in healing? Both. One word for inner peace. It is helpful. Your message to Gen Z in one line. Love yourself. Thank you so much for talking to us. डॉक्टर एजाज साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ को लेकर पूरी तरह से जानकारी दी, समझाया कि क्या मिथ्स है, किन मिथ्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, और ही ऑल्सो सेड कि लाइक मेंटल हेल्थ ट्रीटेबल है। जो हम समझते हैं कि शायद ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना हमें बात करनी चाहिए, या ये एक ऐसी बीमारी है जो शायद कभी ठीक नहीं होगी, बल्कि ये भी
बाकी इलनेसेस की तरह एक इलनेस है जिसका इलाज हो सकता है। और इसमें सोसाइटी का एक अहम रोल रहता है, फैमिली का एक अहम रोल रहता है कि वो इस इलनेस को रिकॉग्नाइज करे और इसके लिए भी वैसे ही ट्रीटमेंट बच्चे को दे, या अगर खुद उसमें शामिल है खुद को ट्रीटमेंट करवाए जैसे हम बाकी बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट कराते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करेंगे कि हम अगली बार फिर से डॉक्टर साहब के साथ बैठ के फिर से किसी इशू को लेकर बात करेंगे और आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अल्लाह हाफिज़।